अवतार द लेजेंड 94 शुभ विवाह। कहानी अब आगे। 4 दिन बाद सुरंग राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां महाराज क्षेत्र सभी दास दासियों से कह रहे होते हैं। महाराज क्षेत्र सभी दास और दासियों, जब बाराती दल महल पहुंचेंगे तुम सबको जी भी सिखाया गया है वही करना ठीक है। तभी हम देखते हैं कि पूरे राजमहल के साथ पूरा राज्य उस दिन सज धज कर चंद्रपुर से आने वाले बाराती दल का स्वागत करने के लिए तैयार था। तभी वहां से दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। सभी ये सुनकर समझ जाते हैं कि चंद्रपुर से बाराती दल आ चुके हैं। वहां दूर रथ में महाराज वीरेंद्र और महारानी पद्मा, राजकुमार रुद्र बोला, सेनापति भानुराज और ध्रुवा जो कि सोने के रंग का शेरवानी और सर पर एक लाल रंग की पगड़ी पहने आ रहे थे। ये देखकर पूरे राज्य के लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। ये देखकर सभी खुश होते हैं। वहां महल में पहुंचने के बाद सभी बारातियों को दास दासियां उनके स्वागत के लिए उनके पास जाकर उन्हें फूल माला पहनाने लगते हैं। तभी महल के अंदर जाने के बाद महाराज वीरेंद्र और महाराज क्षेत्र आमने सामने बैठकर कुछ निजी बातें करने लगते हैं। पर वहां ध्रुवा को दूर से देखकर दुल्हन की वेश में सज धज के बैठी हुई राजकुमारी नंदिनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इसके बाद सारे रस्मों रिवाज करने के बाद शादी की रस्म के लिए सभी रात्रि तक का इंतजार करने लगते हैं। रात्रि समय वहां हम देखते हैं कि राजकुमारी नंदिनी को उनकी सभी दासियां मिलकर उन्हें सजने संवरने में मदद कर रही थी कि तभी मीना नंदिनी से मुस्कुराती हुई कहती है, मीना देखना राजकुमारी, आज जब ध्रुवा आपको देखेंगे ना तो आपको खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी सी मुस्कुराती हैं। नंदिनी, हम तो यही चाहते हैं। ये सुनकर मीना कुछ देर चुप हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके आंखों में अंशु देखकर राजकुमारी नंदिनी उसे पूछती हैं, नंदिनी क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर मीना रोती हुई नंदिनी से कहती है, मीना मैं रो नहीं रही हूँ राजकुमारी, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। आपने बचपन से जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। आपकी और ध्रुवा की शादी होने जा रही है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी भी रोती हुई मीना को गले लगा लेती हैं। वहां राजमहल के आगे पूरी शादी का आयोजन हो चुका था। मंडप के चारों तरफ लोग ही लोग थे। वहां महाराज क्षेत्र, महाराज वीरेंद्र और महारानी पद्मा सभी कुछ बातें कर रहे थे। तभी ब्राह्मण वहां आकर मंडप में बैठता है। पूरे समारोह पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तभी ध्रुवा अपने दूल्हे के वेश में वहां पहुंचता है। उसके साथ सेनापति भानुराज, भोला, तक्षराज और अन्य नौजवान आ रहे थे। ये देखकर एक दासी राजकुमारी नंदिनी से काकर कहती है, दासी राजकुमारी नंदिनी, मंडप में राजकुमार ध्रुवा पहुंच चुके हैं। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी, मीना और सभी दासियां खिड़की से ध्रुवा को देखने लगते हैं। तभी वहां मंडप में ध्रुवा के बैठते ही ब्राह्मण सभी से कहते हैं, ब्राह्मण अभी वधू को बुलाए। वहां राजकुमार प्रताप शादी खत्म होने के बाद के प्रीति भोजन की तैयारी में लगे थे कि तभी ये सुनकर अपना काम किसी और को देकर वहां से जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद राजकुमारी नंदिनी अपने भाई राजकुमार प्रताप के साथ कुछ दासियों के साथ चलते हुए मंडप की तरफ आती हैं। वहां मंडप में राजकुमारी नंदिनी के बैठते ही ब्राह्मण अपना विवाह मंत्र शुरू करता है। कुछ देर बाद ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरिए। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी की हृदय स्पंदन तेज हो जाती है। ध्रुवा इसके बाद एक चुटकी सिंदूर नंदिनी की मांग में भरता है। ये देख सभी उनके ऊपर फूल फेंकने लगते हैं। उस पल नंदिनी को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो कि उसने ध्रुवा के साथ बिताए हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और तभी कुछ देर बाद ध्रुवा नंदिनी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनता है। इसके बाद दोनों खड़े होकर 7 फेरे लेने लगते हैं। वहां दूर से रुद्र एक रथ पर बैठकर मदिरा पीते हुए सब देख रहा था। तभी आसमान में देखता है कि एक टूटता तारा गिर रहा है। ये देखकर गुस्से में रुद्र कहता है,
रुद्र बहुत खुश होंगे ना तुम ध्रुवा, तुम यही तो चाहते थे। अगर ये सच है कि टूटते तारे को देखकर जो भी मांगो पूरा हो जाता है, तो मैं मांगता हूँ कि तुम्हारी मौत हो जाए ध्रुवा, तुम्हारी मौत जो जाए। वहां 7 फेरों की समाप्ति के बाद ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण इसी के साथ ये महामंडप साक्षी है कि आज से इस संसार में आप दोनों अभी से पति पत्नी माने जाते हैं। इसके बाद सभी ध्रुवा और नंदिनी के ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। ये देखकर महाराज क्षेत्र और प्रताप के आंखों से अंशु निकलने लगते हैं। तभी एक पत्र एक दास लेकर महाराज क्षेत्र के पास आता है, जिसे पढ़कर महाराज क्षेत्र थोड़े चिंता में पड़ जाते हैं और महाराज वीरेंद्र के पास आकर कहते हैं, महाराज क्षेत्र, महाराज वीरेंद्र, आपने जो भी मांगे रखी हैं वो सब हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हम चाहते तो आपसे आपके आधे से भी अधिक राज्य ले सकते थे, पर हमने केवल आपसे आपकी 5 किलें और 15 राज्य ही तो मांगे हैं। ये सुनकर महाराज क्षेत्र उन्हें कहते हैं, महाराज क्षेत्र, बात तो ठीक है, पर बात यह है कि जो सभी अपने राज्य हमसे मांगे हैं वो सभी राज्य बहुत मूल्यवान हैं। उनसे हमारे वाणिज्य, व्यापार और फसलों की अच्छी पैदावार होती है, और जो भी किले अपने मांगी है वो सब हमारे सबसे ताकतवर किले हैं, उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र महाराज क्षेत्र को नंदिनी की तरफ देखने का इशारा करते हैं और कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, जरा ध्यान से देखिए महाराज क्षेत्र अपनी पुत्री की ओर, वो कितनी खुश है हमारे राज्य में आने के लिए। सच कहूं तो आपकी पुत्री हमारे राज्य आने के बाद एक महारानी की तरह रहेगी, और बात अगर सुरक्षा और लाभ की है तो इसमें आप ही का लाभ है, हमारे राज्य का लाभ यानी कि नंदिनी का लाभ, और हमारे राज्य की सुरक्षा यानी कि नंदिनी की सुरक्षा। क्या आप अपनी पुत्री के लिए ये नहीं कर सकते? अगर नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नंदिनी को बिना किसी दहेज से हमारे राज्य ले जाएंगे। तभी वहां अपनी पुत्री को खुश देखकर महाराज क्षेत्र उस पत्र में अपनी हस्ताक्षर देकर कहते हैं, महाराज क्षेत्र, अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं इससे राजी हूं, क्योंकि मेरी पुत्री की खुशी के आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर महाराज क्षेत्र उस पत्र को महाराज वीरेंद्र को देकर अपनी पुत्री के पास जाने लगते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखा भानु, यही मेरा योजना था। जो राज्य उन्होंने मुझे दिया है वो राज्य मेरे 7 पुस्तों के लिए जमा पूंजी है, और जो किले उन्होंने मुझे दी है वो सभी मेरे 7 पुस्तों की रक्षा कवच है। ये सुनकर सेनापति भानुराज हैरान होकर उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज, आपसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान इस संसार में नहीं महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहां कुछ देर बाद विवाह समाप्त होने के बाद जब सभी चंद्रपुर राज्य के लिए अपने अपने रथ पर बैठकर वहां से विदा ले ही रहे थे, राजकुमारी नंदिनी मीना को पकड़कर रो रही थी। इसके बाद वो अपने भाई प्रताप और पिता महाराज क्षेत्र के पास जाकर रोने लगती हैं। ये देखकर राजकुमार प्रताप और महाराज क्षेत्र भी रोने लगते हैं। तभी महाराज क्षेत्र ध्रुवा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ उसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र ध्रुवा, आज से हमारी अमानत तुम्हारे पास है, नंदिनी का ख्याल रखना, उसे कभी भी दुख नहीं पहुंचाना। ये सुनकर ध्रुवा उनसे कहता है, ध्रुवा, आप चिंता मत करिए महाराज, मैं नंदिनी को कभी भी दुख अनुभव होने भी नहीं दूंगा, उसे हर खुशी दूंगा। ये चंद्रपुर राज्य का राजकुमार ध्रुवा देवनारायणा का वचन है आपसे। इसी के कुछ समय बाद रथ पर बैठ में राजकुमारी नंदिनी रोती हुई ध्रुवा के साथ सुरंग राज्य से चंद्रपुर की तरफ निकलती हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 95 गृह प्रवेश। कहानी अब आगे। 4 दिन बाद चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुरंग राज्य से निकलकर सभी 4 दिन बाद चंद्रपुर साम्राज्य पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां राज्य में सभी नई रानी को देखने के लिए राज्यवासियों की भीड़ जम चुकी थी, और वहां राजमहल के सामने ध्रुवा की मां कल्याणी अपने साथ कुछ दासियों के साथ अपनी बहू के इंतजार में खड़ी थी। तभी दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी खुशी के मारे राज्य के मुख्य द्वार की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें रथ दिखने लगते हैं। नंदिनी दूर से यहाँ वहां लोगों को देख रही थी। तभी ध्रुवा उन्हें कहता है,
ध्रुवा, तुम्हारा स्वागत है नंदिनी हमारे चंद्रपुर साम्राज्य में। ये सुनकर नंदिनी एक प्यारी सी मुस्कान देती हैं और कहती हैं, नंदिनी, मैं इसी मुहूर्त का इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम्हारे राज्य आऊं तुम्हारी रानी बनकर। तभी सब राजमहल के सामने अपने अपने रथों के साथ पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही महाराज वीरेंद्र, महारानी पद्मा, राजकुमार रुद्र और सेनापति भानुराज सभी वहां से चले जाते हैं। ये देखकर नंदिनी थोड़ी हैरानी होती है, पर फिर भी वो आगे ध्रुवा के साथ बढ़ती है। वहां उन्हें देखकर कल्याणी और कुछ दासी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद नंदिनी का गृह प्रवेश होता है, जिसमें नंदिनी वो हर रस्मों रिवाजों को पूरा करके ध्रुवा के कक्ष में जाकर उसका इंतजार कर रही थी और मन ही मन मुस्कुराती हुई कह रही थी, नंदिनी, आखिर वो दिन आ ही गया। एक सप्ताह बाद तभी हम देखते हैं कि इसी एक सप्ताह में नंदिनी धीरे धीरे महल में रहना सीख चुकी थी। वो और ध्रुवा दोनों एक साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। ध्रुवा वहां महाराज वीरेंद्र के साथ मिलकर आगे होने वाले सभी युद्ध की रणनीति बनाने में लग रहा था, और वहां राजकुमार रुद्र पूरी तरीके से बेवड़ा हो चुका था और दिन भर मदिरा में डूबा रहता था। वहां नंदिनी के आने से राज्य में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बीच बीच में नंदिनी राज्य के सभी महिलाओं से मिलने भी जाने लग रही थी। वहां हम राजमहल में देखते हैं कि ध्रुवा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा अभ्यास कर रहा था। तभी भोला वहां पहुंचकर उससे पूछता है, भोला और ध्रुवा, तुम अभी इस शाम को भी अभ्यास कर रहे हो? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए भोला से कहता है, ध्रुवा, हाँ, वो क्या है, ना अभ्यास करूंगा तो युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों से लड़ सकूंगा। ये सुनकर भोला हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, भोला, वो तो तुम बिना अभ्यास से भी कर सकते हो ध्रुवा, तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुवा अचानक से रुक जाता है और अपनी पकड़ी हुई तलवार को नीचे रखकर एक जगह बैठ जाता है और भोला से कहता है, ध्रुवा, बात वो नहीं है भोला। ये सुन भोला मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, भोला, तो बात क्या है ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा एक गहरी सांस छोड़कर भोला से कहता है, ध्रुवा, बात यह है कि कुछ दिनों से मुझे कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये सुनकर भोला हैरान होकर ध्रुवा से पूछता है, भोला, जैसे कि? ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा, ऐसा जैसे कोई मुसीबत हमारे राज्य की ओर आने वाला है। ये अनुभव तब हुआ था जब आज से कई सालों पहले अपनी सेना के साथ काशी महादेव यहाँ आया था। तभी हम देखते हैं कि वहां राजमहल में तक्षराज पहुंचकर रुद्र के कक्ष के बाहर खड़ा होकर उन्हें कहता है, तक्षराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं राजकुमार? तभी नशे में धुत रुद्र अपने आंखें खोलकर तक्षराज को देखकर कहता है, रुद्र कौन? अरे तक्ष, तुम आओ, अंदर आओ, कक्ष के अंदर बुलाते हुए। तभी रुद्र उठकर तक्षराज को गले लगाकर कहता है, रुद्र, मेरे भाई, तुम्हें देखे कई दिन हो गए, आखिर तुम थे कहाँ? तभी तक्षराज रुद्र से थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है, क्योंकि रुद्र से केवल मदिरा का बास आ रहा है। वो दूर खड़ा होकर राजकुमार रुद्र से कहता है, तक्षराज राजकुमार, मैं पड़ोसी राज्य सिकरन गया था, पर आप यहाँ इस हालत में क्या हुआ? ये सुनकर रुद्र एक गिलास में कुछ मदिरा गिराकर पीते हुए तक्ष से कहता है, रुद्र, मत पूछो तक्ष, मत पूछो, अब लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सुनकर तक्षराज राजकुमार रुद्र से कहता है, तक्षराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं राजकुमार, मैं हूं ना आपका दोस्त, आपका भाई। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, रुद्र, तुम सच में मेरे दोस्त हो तक्ष, पर ये दोस्ती हमदर्दी अच्छी बात नहीं है तक्ष, क्योंकि जिससे तुम ये सभी चीज रखते हो ना, वही तुम्हारे पीछे छुरा भोंकते हैं, इसीलिए हमेशा इनसे बचकर रहना सीखो, ठीक है? ये कहकर रुद्र फिर से अपने पास ही रखे कुछ मदिरा को पीने लगते हैं। ये देखकर तक्षराज उनसे कहता है, तक्षराज, तो ठीक है, मुझे अनुमति दीजिए राजकुमार, मुझे महाराज से भी मिलना है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए तक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कहते हैं,
रुद्र ठीक है जाओ। वहां महारानी पद्मा जब अपनी श्रृंगार कर रही थी तभी एक दासी आकर उनसे कहती है, शीतल महारानी की जय हो। ये सुनकर महारानी पद्मा उस दासी से कहती हैं, महारानी पद्मा हाँ कहो। ये सुनकर वो दासी उनसे कहती है, शीतल महारानी हमारे राज्य के पास ही वाले एक गांव निराग से एक पत्र आया है कि उनके यहाँ देवी मंदिर में पूजा है तो ये पत्र। तभी महारानी पद्मा उस दासी की बात को बीच में ही काट कर कहती हैं, महारानी पद्मा उनसे कहना कि हम आज नहीं जा सकते, हमारी तबीयत खराब है। ये सुनकर वो दासी महारानी पद्मा से कहती है, शीतल वो बात ये है कि। तभी महारानी पद्मा उस दासी की ओर देखकर उसे कहती हैं, महारानी पद्मा क्या है। ये सुनकर भी दासी महारानी पद्मा से कहती है, शीतल बात ये है कि उन्होंने आपको नहीं बल्कि रानी नंदिनी को बुलाया है। ये सुनकर महारानी पद्मा गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और पास ही रखे एक फूलदान को फेंक बाहर की ओर फेंक देती हैं। वहां रानी नंदिनी अपनी सासुमां कल्याणी के साथ मिलकर बगीचे के फूल के पौधों को पानी दे रहे थे कि तभी एक दासी आकर उन्हें कहती है, दासी रानी की जय हो। ये सुनकर नंदिनी उस दासी से कहती है, नंदिनी हाँ कहो। तभी वो दासी नंदिनी से कहती है, दासी वो राजमहल में कोई आया है आपसे मिलने। ये सुनकर नंदिनी हैरान होकर राजमहल के अंदर जाते समय मन ही मन सींचने लगती है, नंदिनी आखिर कौन मुझसे मिलने आया है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 96। मौत की भविष्यवाणी। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी जब राजमहल के अंदर प्रवेश करती है तो वो किसी को भीतर देख खुश होकर मुस्कुराती हुई कहती है, नंदिनी भ्राताश्री आप। तभी देखते हैं कि राजकुमार प्रताप अपने राजकीय पोशाक पहने नंदिनी के सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। तभी वो आगे आकर नंदिनी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रताप पूरे 7 दिन हो गए हैं नंदिनी तुम्हें हमसे अलग हुए। तभी दूसरी तरफ वहां हम देखते हैं कि तक्षराज अपने कक्ष में बैठकर एक छोटे से शीशी के अंदर कुछ हरे रंग की पानी की तरह दिख रही एक चीज को देखकर खुश होकर कहता है, तक्षराज अब यही चीज मेरे योजना को सफल बनाएगी। ये कहकर तक्षराज जोर जोर से हंसने लगता है। वहां हम देखते हैं कि राजमहल में नंदिनी अपने भाई प्रताप के साथ खड़ी होकर कुछ बातें कर रही थी। तब नंदिनी राजकुमार प्रताप से मुस्कुराते हुए कहते हैं, नंदिनी तो भ्राताश्री आज आपका यहाँ आना क्यों हुआ। ये सुनकर प्रताप मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहते हैं, प्रताप वो क्या है ना हमें जाना था, सीकम राज्य पर जाते वक्त तुम्हारा ससुराल पड़ता है तो सोचा कि क्यों न चंद्रपुर राज्य के रास्ते से जाया जाए। वैसे हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर वो किसी को वहां बुलाते हैं जिन्हें देखकर नंदिनी के आंखों से अंशु निकलने लगते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त मीना थी। नंदिनी को देखकर मीना भी रोती हुई नंदिनी को गले लगा लेती है। ये देखकर प्रताप कहते हैं, प्रताप हम जा ही रहे थे कि तभी मीना आ गई और जिद करने लगी कि उसे तुम्हारे पास जाना है इसीलिए उसे हम यहाँ ले आए। वैसे ध्रुवा को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। ये सुनकर नंदिनी अपने आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछकर प्रताप से कहते हैं, नंदिनी कोई तकलीफ नहीं है भ्राताश्री, आज से मीना हमारे साथ रहेगी। जैद। इसके बाद दोनों कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। शाम का समय। वहाँ शाम के समय हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने दिन भर के सारे काम खत्म करके अपने कक्ष के अंदर जब जाता है वो देखता है कि मीना नंदिनी को सजाने संवारने में लगी थी। तभी ध्रुवा को देखकर मीना कहती है, मीना राजा ध्रुवा की जय हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए मीना से कहता है, ध्रुवा अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। तभी ध्रुवा नंदिनी के पास आकर उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ध्रुवा नंदिनी क्या ये सच है कि राजकुमार प्रताप यहाँ आए थे।
ये सुनकर नंदिनी अपने सामने वाली आईना में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं। नंदिनी हाँ वो क्या है न कि भ्राताश्री को किसी सिकम राज्य जाना था तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी बहाने अपनी बहन से मिल दिया जाए। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहता है। ध्रुवा ओ वैसे महाराज और उनकी तबीयत ठीक तो ठीक है ना? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहती है। नंदिनी हाँ पिताश्री और भ्राताश्री दोनों की तबीयत ठीक है। तभी नंदिनी को सजने संवरते हुए देख ध्रुवा उसे पूछता है। ध्रुवा वैसे आज तुम कहीं जा रही हो क्या? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहती हैं। नंदिनी वो क्या है ना पास ही के एक गांव से निमंत्रण आया है कि उनके यहाँ होने वाले एक पूजा समारोह में शामिल होने के लिए तो उसी की तैयारी है। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहता है। ध्रुवा ये तो सच में बहुत अच्छी बात है तुम्हारे आने के 2 सप्ताह भी नहीं हुए तुम्हें तो निमंत्रण भी आने लगे वैसे मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आ गई मीना वरना तुम्हारी रानी को तो ठीक से श्रृंगार भी करना नहीं आता। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा को अपनी गुस्से वाली चेहरा दिखाती है। इसके कुछ देर बाद नंदिनी कुछ सैनिक और कुछ दासियों के साथ वहां से अपने रथ पर बैठकर जाने लगती है। ये सब कुछ महारानी पद्मा अपने कक्ष के खिड़की में से देखकर मन ही मन आग बबूला हो रही थी। वहां नंदिनी उस गांव में जाकर पूजा करके वहां से जा ही रही थी वो देखती है कि मंदिर के पास एक कुटिया के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी वो ये देखकर अपने रथ से उतरती हैं तभी मीना एक आदमी से पूछती है। मीना यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तभी वो आदमी मीना से कहता है। श्याम हम अपना भविष्य देखने आए हैं कहा जाता है कि भीतर जो वृद्ध महिला बैठी हैं वो सबका भविष्य जानती हैं। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछती है। नंदिनी वैसे उनका नाम क्या है? ये सुनकर श्यामा मुस्कुराते हुए कहता है। श्याम उनका नाम झूमे देवी है। ये सुनकर नंदिनी उस कुटिया की तरफ जाने लगती हैं तभी सभी सैनिक लोगों को आगे से हटने को कहते हैं जिससे नंदिनी कुटीर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी तभी नंदिनी को देखकर वो महिला कहती है। झूमी आखिरकार वो समय आ ही गया लड़की। ते सुनकर नंदिनी हैरान होकर झूमी को देखती है और हाथ जोड़कर कहती है। नंदिनी क्या आपको मैं अब भी याद हूं? ये सुनकर झूमी हंसते हुए कहती है। झूमी हाँ मुझे साफ साफ याद है कि तू कौन है तू वही कुमारी लड़की थी ना जो कि आज से करीब 8 साल पहले एक मेले में मुझसे अपनी भविष्य देखने आई थी। नंदिनी यह सुनकर मुस्कुराती हुई कहती है। नंदिनी अद्भुत आपको तो सब कुछ याद है पर कैसे? ये सुनकर झूमी हंसते हुए नंदिनी से कहती है। झूमी मुझे सब याद है क्योंकि मैंने जब तेरे हाथ की रेखाएं पढ़ी थी तभी मुझे पता था कि तू फिर कभी एक दिन यहाँ जरूर आएगी। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई झूमी से कहती है। नंदिनी पता है तुम्हें झूमी तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था उस रात मुझे सच में मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया और एक बात की वो अब मेरे साथ ही है। ये सुनकर झूमी नंदिनी से मुस्कुराते हुए कहती है। झूमी हो तो वो लड़का ध्रुवा है। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई झूमी से कहती हैं। नंदिनी हाँ। तभी झूमी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है। झूमी क्या तू आज मुझसे अपना भविष्य नहीं देखेगी मेरी बच्ची? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई झूमी से कहती है। नंदिनी हाँ जरूर देखूंगी झूमी। तभी नंदिनी अपनी दाएं हथेली को आगे करती है जिसे झूमी देखने लगती है तभी नंदिनी मुस्कुराती हुई झूमी से कहती हैं। नंदिनी क्या और भी खुशियां हैं मेरे जीवन में झूमी? तभी हथेली के रेखाओं को पढ़कर अचानक झूमी थोड़ी चिंतित हो जाती है और कहती है। झूमी हुए खुशी के दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगी मेरी बच्ची ये रेखाएं बता रही है कि तेरे राज्य में संकट के बादल छाने वाले हैं। ये सुनकर अचानक से नंदिनी के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है और वो कहती है। नंदिनी मैं कुछ समझी नहीं।
ये सुनकर झूमी नंदिनी से डरते हुए कहती है, झूमी जो भी हो तुझे समझना होगा, मेरी बच्ची वरना समय चला जाएगा और तू कुछ समझ भी नहीं पाएगी। तेरे राज्य के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कोई बुरी शक्ति आने का मुझे एहसास हो रहा है, खासकर कि तेरे पति के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक साया मंडरा रहा है। ये सुनकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान होकर झूमी से पूछती है, नंदिनी कौन सा साया? ये सुनकर झूमी अचानक से डरवानी आवाज में नंदिनी से कहती हैं, झूमी मौत का साया, मृत्यु का साया, काल का साया, किसी भी समय मृत्यु तेरे पति को अपने आगोश में ले सकती है और तू कुछ नहीं कर पाएगी। आने वाले कुछ दिन तेरे पति के लिए बहुत ही कठिन जाने वाले हैं, कोई भी गलत कदम तेरी पति को तुझसे दूर कर देगी। ये सुनकर नंदिनी थोड़ी गुस्से में कहती है, नंदिनी आप क्या कह रहे हैं, आपको खुद भी पता है। ये सुनकर झूमी हंसते हुए नंदिनी से कहती है, झूमी मैं नहीं, तेरे हाथों की रेखाएं कह रही है बच्ची, तेरा पति मृत्यु के नजदीक है। जैद। ये सुनकर नंदिनी उस जगह से उठकर गुस्से में झूमी से कहती है, नंदिनी मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर नंदिनी वहां से जाने लगती है। वो रथ पर बैठकर जा ही रही थी कि पीछे से झूमी दौड़ती हुई आती है और उसे कहती है, झूमी, इस झूमी की भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। तेरे पति के ऊपर मृत्यु का साया मंडरा रहा है, हो सके तो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर। ये कहकर झूमी जोर जोर से हंसने लगती है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 97। कहानी अब आगे। दृश्य एक दूर पर्वत में रात के समय। बारिश का समय था, बिजली के कड़कने से पूरा पर्वत थरथराने लगा था। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवा एक मंदिर से अपने दोनों हाथों पर मंदिर की घंटियों को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। तभी वो अपने आगे की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर उसे अपने आगे का दृश्य थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। पर हम ठीक से देख पाते हैं कि उसके आगे 100 से अधिक सैनिक अपने अपने हथियारों के खड़े थे, केवल और केवल ध्रुवा को मारने। तभी कुछ सैनिक उसके तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर ध्रुवा तभी अपने दोनों हाथ में पकड़े घंटियों को घुमा के उन सैनिकों के मुंह पर मारता है। उस घटना के कुछ समय पहले, चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। वहां हम देखते हैं कि सुबह सुबह नंदिनी नहाने के बाद ध्रुवा को नींद से उठने के लगती है और कहती है, नंदिनी उठो, ध्रुवा सुबह हो गई है। ये सुनकर ध्रुवा अपने दोनों आंखें खोलकर यहाँ वहां देखकर चिढ़ते हुए नंदिनी से कहता है, ध्रुवा क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? तभी नंदिनी वहां उस कक्ष के आईने में खुद को देखकर अपने मांग में सिंदूर लगाते हुए मुस्कुराकर ध्रुवा से कहती है, नंदिनी हाँ सुबह तो हो गई है, पर तुम जैसे निकट्टू के लिए अभी भी रात ही हुई है। तभी ध्रुवा नंदिनी को सजते हुए देखकर नींद में कहता है, ध्रुवा, इतनी सुबह सजते हुए कहाँ जा रही हो नंदिनी? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, नंदिनी आज सोमवार है, इसीलिए मैं शिव मंदिर के लिए निकल रही हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो चलो मेरे साथ। ये सुनकर ध्रुवा अपने आंखें मलते हुए नंदिनी से कहता है, ध्रुवा ओहो माफ करना नंदिनी, आज थोड़ा ज्यादा ही काम है राजमहल में। ठीक है, अगर जा ही रही हो तो अपने साथ कुछ सैनिक और कुछ दासियां भी ले जाना। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई कक्ष के बाहर जाते वक्त ध्रुवा से कहती है, नंदिनी हाँ ठीक है ध्रुवा जी, वैसे मेरे साथ मीना भी जा रही है। तभी ध्रुवा कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंदिनी को कहता है, ध्रुवा मुझे खुशी है कि मीना यहाँ आ गई, अगर मैं कभी न रहूं तो वो तुम्हारी देखभाल करेगी। ये सुनकर नंदिनी अचानक से वहां रुक जाती है और चिंतित होकर ध्रुवा को गले लगाकर कहती है, नंदिनी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ध्रुवा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? ये सुनकर ध्रुवा नंदिनी के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे को कहता है, ध्रुवा नंदिनी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि अगर कभी मैं कहीं किसी काम से बाहर जाता हूं तो मीना तो होगी ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा के बालों को सहलाते हुए उसे कहती है, नंदिनी ध्रुवा मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास रहो, मेरे आंखों के सामने।
ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए नंदिनी से कहता है, ध्रुवा सच कहूं तो अभी के लिए मेरे सभी काम महल में ही हैं, वैसे तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम आज मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही हो। तभी नंदिनी प्यार भरे नजरों से ध्रुवा को कहती है, नंदिनी मैं तुमसे अपने जीवन से ज्यादा प्यार करती हूँ ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए नंदिनी के और नजदीक आकर उसे कहता है, ध्रुवा अगर मुझे कभी कुछ। तभी नंदिनी ध्रुवा के मुंह के आगे अपनी हथेली रखकर कहती है, नंदिनी अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर ध्रुवा नंदिनी के दोनों गालों को अपने हथेली में पकड़कर प्यार भरे नजरों से कहता है, ध्रुवा नहीं नंदिनी ऐसा सोचना भी मत, तुम इस साम्राज्य की रक्षक की पत्नी हो, इसीलिए कभी तुम मेरे मृत्यु से टूटना मत। मैं एक योद्धा हूँ, मैं नहीं जानता कि कब किस युद्ध में मैं मारा जाऊं। मेरे किस्मत में जिस दिन मृत्यु लिखी होगी उस दिन वही होगा जो मेरा किस्मत कहेगा। तभी नंदिनी ध्रुवा की तरफ देखकर कहती है, नंदिनी मुझसे एक वादा करो ध्रुवा कि जिस दिन मृत्यु तुम्हारे पास आए तुम उसे हरा देना और उसके आंखों में आंखें डालकर कहना कि तुम मरने नहीं वाले। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहता है, ध्रुवा ठीक है मैं वादा करता हूँ, और तुम मुझसे एक वादा करना कि अगर कहीं किसी युद्ध में मैं मारा जाऊं तो मेरे इस छोटे से परिवार को तुम संभालोगी, ठीक है। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा से कुछ कह पाती तभी पीछे से मीना कहती है, मीना रानी नंदिनी आपकी रथ आपका बाहर इंतजार कर रही है। ये सुनकर ध्रुवा नंदिनी से मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा देखो नंदिनी तुम्हारा रथ तैयार हो चुका है, इसीलिए अभी के लिए जाओ और ठीक समय में यहाँ लौट आना, ठीक है। ये सुनकर नंदिनी थोड़ी मुस्कुराती हुई ध्रुवा को वहां छोड़कर अपने दासी मीना के साथ महल के आगे खड़ी रथ की ओर जाने लगती है। दोपहर का समय। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा चुपचाप अपने कक्ष में बैठकर कुछ जरूरी दस्तावेजों के ऊपर काम कर ही रहा था, तभी एक सैनिक वहां उस कक्ष से सामने खड़ा होकर उसे कहता है, सेना ध्रुवा जी महाराज ने आपको बुलाया है। ये सुनकर ध्रुवा अपने हाथों में पकड़े उन दस्तावेजों को नीचे रखकर वहां से महाराज वीरेंद्र के कक्ष की ओर जाने लगता है। वहां ध्रुवा महाराज वीरेंद्र के कक्ष के सामने आकर उन्हें कहता है, ध्रुवा महाराज की जय हो। तभी महाराज वीरेंद्र ध्रुवा को अपने कक्ष के बाहर खड़ा देख उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ओ ध्रुवा आओ यहाँ आओ। ये सुनकर ध्रुवा उस कक्ष के अंदर प्रवेश करता है और वो महाराज से आगे कुछ कह पाता महाराज वीरेंद्र उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ध्रुवा तुमसे एक काम था इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है। ते सुनकर ध्रुवा हैरान होकर महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा जी कहिए महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र जैसा कि तुम जानते हो कि हर साल इसी दिन हमारे यहाँ शंभू पर्वत से भोग आता है जिसे हम हमारे इस राजमहल के शिव मंदिर में लगाते हैं, पर इस साल उनके यहाँ के पंडित की तबीयत खराब है, तो क्या तुम और तक्ष जाकर उनके यहाँ से भोग ला सकते हो। ये सुनकर ध्रुवा अपना सर झुकाकर महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा जी महाराज बिल्कुल। तभी ध्रुवा महाराज से आज्ञा लेकर अपने कक्ष में जाता है और तैयार होने लगता है, तभी वो वहां से जाने ही लगता है कि तभी उसकी नजर नंदिनी के ऊपर पड़ती है जहां वो पलंग पर सो एक गहरी नींद में रही थी। ध्रुवा ये देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसकी माथे पर एक चुम्बन देकर वहां से निकलता है। बाहर हम देखते हैं कि तक्ष अपने घोड़े पर बैठकर ध्रुवा की प्रतीक्षा कर रहा था। ध्रुवा वहां पहुंचते ही अपने घोड़े पर बैठ जाता है और दोनों वहां से जाने शंभू पर्वत की ओर जाने लगते हैं। शाम का समय। शाम का समय हो गया था। वहां ध्रुवा और तक्ष जब पहाड़ी के जंगल के रास्ते जा रहे थे, ध्रुवा आसमान की तरफ देखकर कहता है, ध्रुवा लगता है आज की रात बहुत जोर से बारिश होने वाली है राजकुमारा। ये सुनकर तक्ष भी आसमान की ओर देखकर ध्रुवा से कहता है, तक्षराज खैर वो तो दिख ही रहा है। तभी तक्ष कुछ सोचकर हंसते हुए ध्रुवा से कहता है,
तक्षरा जब देखो ना ध्रुवा, जो काम एक मामूली सैनिक की होती है वो काम महाराज हमें दे रहे हैं, यही होता है और होता रहेगा। तभी ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, ध्रुवा ऐसी बात नहीं है राजकुमार, महाराज सबको समान नजर से देखते हैं, और बात अगर इस काम की तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम ही होता है। ये सुनकर तक्ष हैरान होकर ध्रुवा से कहता है, तक्षराज तुम हमेशा से ही महाराज के गुण गाते रहते हो ना ध्रुवा, तुम्हें कभी भी महाराज के भीतर कभी कोई भी बुरी चीज नहीं दिखती है ना, आखिर कब चालाक होगे तुम ध्रुवा, कब बड़े होगे तुम। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, ध्रुवा आपके साथ रहूंगा तो वो भी हो जाऊंगा। ये सुनकर तक्ष ध्रुवा को एक सेब देता है और कहता है, तक्षराज ये लो ध्रुवा, ये सेब मैंने एक बर्फीली जगह से लिया है जो कि हमारे देश के ऊपरी अंचलों में मिलता है। तभी वो सेब खाकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा वाह राजकुमार, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, अगली बार जाना तो मेरे लिए और भी ले आना। तभी तक्ष हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, तक्षराज तुम बच्चे के बच्चे ही रहोगे ध्रुवा। राजमहल। वहां हम देखते हैं कि राजमहल में जब नंदिनी अपने बिस्तर में से उठती हैं, वो अपने पास ध्रुवा को ना पाकर डर जाती है और मीना से पूछती हैं, नंदिनी मीना ध्रुवा कहाँ गए हैं। ये सुनकर मीना, जो कि नंदिनी के कपड़ों की सजावट कर रही थी, वो कहती है, मीना राजा ध्रुवा तो राजकुमार तक्ष के साथ कहीं बाहर गए हैं। ये सुनकर नंदिनी मन ही मन थोड़ी सी डरने लगती है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 98। शंभू पर्वत। रात के समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का समय हो चुका था और आसमान में घने बादलों के कारण ये रात और भी ज्यादा अंधकार प्रतीत हो रहा था। तभी तक्ष ध्रुवा से मुस्कुराते हुए कहता है, तक्षराज, पता है ध्रुवा, आज मैं तुमसे किसी को मिलाने वाला हूँ जिसे मिलने के बाद मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पसंद आए, तो क्या तुम तैयार हो उससे मिलने के लिए। ते सुनकर ध्रुवा थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ध्रुवा और तक्ष दोनों पर्वत की चोटी में पहुंचते हैं जहां हल्की सी ठंड हवाएं उनके शरीर को छूने लगती है। तभी ध्रुवा थोड़ा और हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि मंदिर के भीतर और बाहर अनेक मात्रा में मशाले जलाए गए हैं। तब ध्रुवा अपने घोड़े से उतरकर मंदिर के भीतर जाता है, पर वो देखता है कि आसपास कोई भी पंडित नहीं थे। वो सबको ढूंढता है पर कोई नहीं मिलता वहां। तभी उसका सर थोड़ा दर्द करने लगता है कि तभी पीछे से तक्ष की आवाज आती है, तक्षराज तो क्या तुम ठीक हो ध्रुवा। तभी ध्रुवा जब पीछे मुड़ता है वो चौंक जाता है, क्योंकि तक्ष के साथ एक नौजवान लड़का और मंदिर के बाहर बहुत सारे सैनिक खड़े थे जिन्होंने अपने हाथ में कुछ खतरनाक हथियार पकड़े थे। ये देखकर ध्रुवा थोड़ा हैरान होकर तक्ष से पूछता है, ध्रुवा राजकुमार, आपके पीछे ये लोग। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, तक्षरा जाओ ध्रुवा, तुमसे इन्हें मिलाता हूँ, ये हैं सहरिशस्थान राज्य के शहजादे हसन खान, ये हमारे राज्य घूमने आए हैं। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से तक्ष से कहता है, ध्रुवा अगर वे यहाँ हमारे राज्य घूमने आए हैं तो इन्हें महाराज से क्यों नहीं मिलवाया राजकुमार। ये सुनकर तभी तक्ष मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, तक्षरा जो एक और बात कहना था तुम्हें ध्रुवा कि ये यहाँ हमारे राज्य घूमने नहीं आए हैं, ये आज रात पूरे राजपरिवार को मौत के घाट पहुंचाने आए हैं। ये सुनकर ध्रुवा चौंक पड़ता है जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी वो तक्ष से हैरान भरे नजरों से पूछता है, ध्रुवा, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, तक्षराज मैं सच कह रहा हूँ ध्रुवा। तभी अचानक से ध्रुवा का सर जोरों से चकराने लगता है जिससे उसके सामने वाले सभी दृश्य धुंधले धुंधले दिख रहे थे और तभी वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। वो कहता है, ध्रुवा मैं अभी जाकर महाराज को सब कह दूंगा। ये सुनकर तक्ष नीचे झुककर मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, तक्षराज कहोगे तब ना जब तुम जिंदा बचोगे। तभी ध्रुवा कुछ और सोच पाता वो नीचे मुंह के बल गिर जाता है।
तभी वो ऐसे ही गिरे हुए अवस्था में तक्ष को देखने लगता है। ध्रुवा को ऐसे हालत में देख तक्ष दुख भरी नजरों से ध्रुवा से कहता है, तक्षराज, मुझे लगा था कि तुम मेरे तरफ होगे, पर हो तो तुम उस राजा के कुत्ते ही। पता है, मैंने जो सेब तुम्हें दिया था खाने के लिए, उसमें मैंने एक किस्म का जहर मिलाया था जो तुम्हें हर पल कमजोर बना देगा। तुम्हारे नाक, मुंह और कान से खून निकलने लगेगा। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा और तुम धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हो ध्रुवा, क्योंकि जो जहर तुम्हारे शरीर के अंदर गया है वो कोई ऐसा वैसा साधारण जहर नहीं है। तभी ध्रुवा के नाक और कान से खून निकलने लगता है। ये देखकर तक्ष दुख भरी नजरों से ध्रुवा से कहता है, तक्षराज, तुम निराश मत होना ध्रुवा, जब सब खत्म हो जाएगा, मैं जब इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे नाम का मूर्ति बनाऊंगा। तुम हमेशा के लिए मेरे छोटे भाई ही रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। तभी ध्रुवा के आंखें बंद होने लगते हैं। ये देखकर तक्ष अपने आंखों से आंसुओं को पोंछकर शहजादे हसन से कहता है, तक्षराज, शहजादे हसन, आप यहीं रुकिए, मैं मेरे कुछ लड़ाकू सैनिकों को यहाँ लाता हूँ। और उन सैनिकों की तरफ इशारा करते हुए, तुम में से एक मेरे भाई को खाई से नीचे फेंक देना, ठीक है? भगवान उसके आत्मा को शांति दे। ये कहकर तक्ष वहां से अपने घोड़े में बैठकर वहां से जाने लगता है। वहां शहजादा हसन मंदिर के बाहर आता है और अपने दो सैनिकों को कहता है, हासन, तुम दोनों जाओ और उस लाश को बाहर खाई में फेंक दो जाओ। तभी उसके कहने से दो सैनिक ध्रुवा की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहां एक सैनिक हंसते हुए शहजादा हसन से कहता है, खालिद, शहजादे हसन, आज की रात हमारी जीत लिखी है, तो कहिए कि आज की रात आप क्या करेंगे? ते सुनकर शहजादा हसन हंसते हुए कहता है, हसन, हाँ, पहले तो इस राज्य के राजा का सर काटकर उसे अपने घोड़े के आगे टांग दूंगा, उसके सभी दासियों को अपने बस में करके तुम लोगों में बांट दूंगा, जिससे तुम सब उनके साथ मजे करना, ठीक है? हाँ, हंसते हुए। तभी वही सैनिक शहजादे हसन से कहता है, खालिद, शहजादे, खबर मिली है कि इस राज्य में जो नई रानी आई है ना, वो इस देश की सबसे सुंदर लड़की है। उसे पाने के लिए पूरे देश के राजकुमार उसके स्वयंवर में आए थे। ये सुनकर शहजादा हसन मुस्कुराते हुए उस सैनिक से कहता है, हसन, क्या ऐसी बात है क्या? तो सुन, मैं पहले उस रानी को पकड़ूंगा, उसके बाद उसका बलात्कार करूंगा, उसके बाद उसे अपने सल्तनत में ले जाकर उसे अपनी रखैल बनाकर रखूंगा और हर दिन उसकी इज्जत उतारूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां वो दो सैनिक ध्रुवा की तरफ जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तभी वहां वो सैनिक शहजादे हसन को डरते हुए कहता है, खालिद, सुना है कोई महाकाल रहता है इस राज्य में, अगर वो आ जाएगा तो। हम देखते हैं कि बारिश के होने के पहले हवाएं ध्रुवा के सर के बालों को सहलाते हुए जा रही थी कि तभी वहां ध्रुवा के मन से एक आवाज आती है, नंदिनी, वादा करो ध्रुवा कि जिस दिन मृत्यु तुम्हारे पास आए तुम उसे हरा देना और उसके आंखों में आंखें डालकर कहना। तभी वहां उस डरे हुए सैनिक की बात सुनकर शहजादा हसन हंसते हुए कहता है, हसन, आने दो उसे, क्योंकि आज इस राज्य को बचाने उनके खुदा को आना होगा। तभी अचानक उनके आगे वो दोनों सैनिक आकर गिरते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं सब डर जाते हैं, क्योंकि ध्रुवा खून से लथपथ खड़ा था, उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और अपने ऊपर झूलती हुई मंदिर की घंटियों को तोड़ता है और आगे बढ़ता है। उसे देखकर सभी अपने तलवार और अन्य सभी हथियारों को तैयार रखते हैं। तभी ध्रुवा अपने दोनों हाथों में कई सारे घंटियों को बांधकर मंदिर से निकलता है और अपने मुंह से खून को थूककर कहता है, ध्रुवा, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आज की रात आओगे और सभी को खत्म करके चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून होगा तब तक तुम में से एक को भी आज की रात यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर शहजादा हसन के साथ उनके सभी सैनिक डरने लगते हैं। तभी ध्रुवा धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है,
ध्रुवा, आज तुम सबको पता चलेगा, जब एक ईश्वर का कहर पड़ता है तो क्या होता है, पता है क्या होता है? खून की नदियां बह जाती है, तांडव मच जाता है, ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लगता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कई सालों से बलि नहीं चढ़ी गई है, पर आज मैं इस मंदिर में बलि की झड़ी लगा दूंगा। आज की रात मौत की रात होगी, रक्त की रात होगी, रक्त रात्रि होगी, चिल्लाकर, क्योंकि मैं हूं इस राज्य का रक्षक और तुम सबका महाकाल। ये कहकर ध्रुवा तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर शहजादा हसन डरते हुए चिल्लाकर कहता है, हसन, खत्म कर दो उसे, जाओ। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने हाथों में कुछ मंदिर की घंटियों को पकड़े उन शत्रु सैनिकों की तरफ बढ़ता है, और वहां शहजादे हसन के कहने पर कुछ सैनिक भी अपने धारदार हथियारों के साथ ध्रुवा की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं।